एक चूहा दौड़कर पहाड़ी के किनारे आता है और अचानक कूद जाता है। बाकी चूहे भी पीछे पीछे बिना सोचे कूद पड़ते हैं। सबको लगता है कुछ तो वजह होगी, तभी तो पहला कूदा। लेकिन किसी को नहीं पता कि नीचे क्या है, रास्ता या खाई। पहला चूहा ही अगर गलत हो तो बाकी सबका अंजाम क्या होगा? यही सवाल आज हम आपके लिए लाए हैं। दोस्तों, यही हाल होता है हमारे स्टॉक मार्केट का। जब कोई शेयर तेजी से भागता है तो हम सोचते हैं इसमें कुछ खास होगा, सब खरीद रहे हैं तो मैं भी लूंगा। ना कंपनी को समझते हैं, ना प्रॉफिट देखते हैं, बस भीड़ के पीछे भागते हैं। लेकिन कभी सोचा है अगर वो पहला चूहा ही गलत था तो? एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया। सैकड़ों चूहों को एक ऊंची पहाड़ी के किनारे छोड़ा गया। सबसे आगे वाला चूहा बिना रुके, बिना सोचे समझे सीधे खाई में कूद गया। और हैरानी की बात यह थी, उसके पीछे पीछे बाकी सारे चूहे भी एक एक करके उसी खाई में कूदते चले गए। ना किसी ने रुककर सोचा, ना किसी ने नीचे झांका, ना किसी ने सवाल किया कि हम जा कहां रहे हैं। बस सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर ये जा रहा है तो जरूर इसे कुछ पता होगा जो मुझे नहीं पता। इट मस्ट नो समथिंग आई डोंट। और इसी अंधी मान्यता के चलते एक के बाद एक सबने अपनी जान गंवा दी। सोचिए, कभी कभी हम भी तो ऐसा ही करते हैं। भीड़ में चलते हैं, सोचते हैं कि सब कर रहे हैं तो शायद यही सही होगा, पर क्या वाकई? और यही होता है हमारे साथ भी शेयर मार्केट में। जैसे ही कोई शेयर तेजी से ऊपर भागता है, हमारी आंखें चमकने लगती हैं। हमें लगता है कुछ तो खास है इस कंपनी में, तभी तो इतने लोग खरीद रहे हैं। हम आंख बंद करके मान लेते हैं कि जो भीड़ कर रही है वही सही है। हम ना कंपनी का बिजनेस समझते हैं, ना उसका प्रॉफिट देखते हैं, ना बैलेंस शीट, ना फ्यूचर ग्रोथ। हम वैल्यू भूल जाते हैं और सिर्फ हाइप के पीछे भागते हैं। सोचिए जरा, जैसे स्टेशन पर भीड़ अचानक दौड़ने लगे और हम भी बिना सोचे समझे उसी भीड़ का हिस्सा बन जाए। ना ये देखें कि ट्रेन आई भी है या नहीं, और ना ही ये समझे कि जो ट्रेन आई है क्या वो वाकई मेरी मंजिल तक जाएगी भी या कहीं और ले जाएगी। स्टॉक मार्केट में भी बहुत से लोग सिर्फ इसलिए शेयर खरीदते हैं क्योंकि बाकी लोग खरीद रहे होते हैं। उन्हें लगता है अगर सब ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूं। लेकिन जब बाजार में गिरावट आती है तब न वो पहला चूहा दिखता है और न ही कोई रास्ता, सब गुम हो जाता है। अब सोचिए, जब हम सब्जी मंडी में जाते हैं तो 100 से 200 रुपए की सब्जी के लिए भी कितना मोलभाव करते हैं। कभी एक दुकानदार से पूछते हैं, कभी दूसरे से, भाई टमाटर कितने का है, भिंडी सस्ती दोगे क्या? लेकिन जब बात शेयर मार्केट की आती है, जहां हम हजारों लाखों रुपए लगा रहे होते हैं, वहां हम बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च के बस इसलिए पैसा लगा देते हैं क्योंकि हमारा दोस्त, रिश्तेदार या कोई जानकार उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। क्या आपकी मेहनत की कमाई की कीमत सिर्फ इतनी सी है? जरा सोचिए, क्या हमें अपनी पूंजी को समझदारी से नहीं लगाना चाहिए? आप बताइए, क्या हमें पूरी जानकारी और समझदारी के बाद ही शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। और इसी सोच के साथ हम ला रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग पर एक पूरा सीरीज, वो भी आसान और साफ हिंदी में, ताकि आप शेयर मार्केट को समझें, कंपनियों का मूल्य जानें और खुद अपने फैसले ले सकें, बिना किसी के कहने पर, सिर्फ अपने विवेक से। दोस्तों, शेयर बाजार में निवेशकों के 3 प्रकार होते हैं। एक, भीड़ के पीछे भागने वाले, द ब्लाइंड फॉलोअर्स। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं। अरे वो शेयर भाग रहा है, सब खरीद रहे हैं, मैं भी खरीद लेता हूं। ना कंपनी का नाम पता होता है, ना बिजनेस समझते हैं, ना वैल्यू देखते हैं। इनका भरोसा खुद पर नहीं, भीड़ पर होता है। और जब गिरावट आती है तब न वो पहला चूहा दिखता है, न रास्ता। सोचिए, जब आप सब्जी मंडी में 100 से 200 रुपए बचाने के लिए मोलभाव करते हैं, तो शेयर बाजार में बिना सोचे समझे हजारों लाखों क्यों लगा देते हैं? क्या आपके मेहनत की कमाई की इतनी कम कद्र है? 2, अति आत्मविश्वासी, द प्राउड रैट्स। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो खुद को मोमेंटम मास्टर समझते हैं। कहते हैं हमें पता है कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट, पर असली बाजार उन्हें बार बार आईना दिखाता है। इन्हें लगता है वो चालाक हैं, लेकिन असल में भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे तेज बहाव में तैरता इंसान सोचता है मैं काबू में हूं, पर बहाव कब उसे बहा ले जाए पता ही नहीं चलता।
3. सच्चे समझदार, द वैल्यू इन्वेस्टर्स। अब बात करते हैं उन निवेशकों की जो भीड़ के पीछे नहीं, अपनी समझ के पीछे चलते हैं, जो हर कंपनी का बिजनेस, मुनाफा, कर्ज, फ्यूचर ग्रोथ और वैल्यू को गहराई से समझते हैं। ये लोग सिर्फ शेयर का प्राइस नहीं देखते, बल्कि पूछते हैं इसकी असली कीमत क्या है। इनके लिए गिरावट डर नहीं, बल्कि एक मौका होती है सही दाम पर बढ़िया चीज खरीदने का। ये जानते हैं कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। लेकिन बात सिर्फ एंट्री की नहीं होती, एग्जिट भी उतना ही जरूरी है। और यही समझदार निवेशक जानते हैं कि बिना रूल्स के आप बाजार में लंबे समय तक नहीं टिक सकते। इसलिए ये पहले से नियम बनाकर चलते हैं, जैसे कि अगर शेयर वीकली चार्ट पर 30 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो हम एग्जिट करेंगे, या फिर जब तक स्टॉक 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आता तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। मतलब ये लोग कोई भी फैसला इमोशन से नहीं, सिस्टम से लेते हैं। अब सोचिए, अगर आपको नहीं पता कि पहाड़ी की चोटी कहां खत्म होती है, तो क्या आप भरोसे के साथ कह सकते हैं कि स्टॉक कहां तक जाएगा? क्या जोमैटो 250 रुपए से 500 रुपए जाएगा या फिर 150 रुपए पर वापस आ जाएगा? ये ना आप जानते हैं, ना मैं। तो क्यों न ये मान लिया जाए कि हम भीड़ के साथ चल तो सकते हैं, लेकिन हम इतने स्मार्ट नहीं हैं कि बिल्कुल सही टाइम पर एग्जिट भी कर लें। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले से पैराशूट पहन ले, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब कि स्टॉक की सही वैल्यू का विश्लेषण करके ही खरीदे और जरूरत से ज्यादा दाम पर ना खरीदे, ताकि अगर गिरावट भी आए तो नुकसान सीमित रहे। और यही है असली वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो आपको उस समय भी बचा सकती है जब भीड़ पागल होकर ऐसे स्टॉक्स को खरीद रही होती है जिनकी वैल्यू पीछे छूट चुकी होती है और जिनमें अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी नाम की कोई चीज बची नहीं होती। तो अगर आपने आज ये सोच बना ली है कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, एक समझदार निवेशक बनूंगा, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग आपकी असली ताकत बन सकती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग सीरीज के शुरुआती 3 वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन किए गए हैं, जरूर देखें। ये आपकी निवेश यात्रा को मजबूत आधार देंगे। अब सवाल आता है, वैल्यू ऑफ व्हाट? हम किस चीज की वैल्यू निकाल रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है वैल्यू इन्वेस्टिंग का? असल में हम किसी भी बिजनेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, डेवलपिंग हो या पहले से ही एक बड़ा ब्रांड बन चुका हो। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं और कुछ ऐसे जो पहले से ही मार्केट लीडर बन चुके हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, वैल्यू उसी चीज की निकाली जा सकती है जो कैश जनरेट कर रही। और इसी सोच का मूल सोर्स है बेंजामिन ग्राहम की महान किताब सिक्योरिटी एनालिसिस, जिसे स्टॉक मार्केट की गीता भी कहा जाता है। मैं सभी दर्शकों को दिल से सुझाव दूंगा, कृपया इस किताब को जरूर पढ़िए। थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 6 महीने या 1 साल लग जाए, लेकिन अगर आप इसे धैर्य से समझते हैं तो यह किताब आपके लिए एक लाइफ टाइम एसेट बन जाएगी। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग की 3 अप्रोचेस। जैसे कि हमने पहले समझा, मार्केट में 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। उसी तरह वैल्यू इन्वेस्टिंग की भी 3 मुख्य अप्रोच होती हैं, जिनकी मदद से हम किसी भी स्टॉक की सच्ची वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं। एक इंट्रिंसिक वैल्यू अप्रोच। इस अप्रोच में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि किसी कंपनी की असली कीमत यानी अंदरूनी वैल्यू क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी मार्केट में उस स्टॉक का क्या रेट चल रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि वो कंपनी भविष्य में कितना पैसा कमाएगी और उस पैसे की आज की वैल्यू कितनी बनती है। इसमें मुख्य रूप से कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो को एनालाइज किया जाता है, यानी कंपनी आने वाले सालों में कितना प्रॉफिट कमा सकती है और उन प्रॉफिट्स की आज के समय में क्या कीमत है। इसे हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) मॉडल से निकालते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी हर साल 10 रुपए का प्रॉफिट कमाने वाली है और ये कमाई लगातार 10 साल तक होती है। अब इन 10 रुपए को हम हर साल के हिसाब से डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पर लाते हैं, क्योंकि भविष्य का पैसा आज के पैसे जितना कीमती नहीं होता। इस तरह सारे सालों की वैल्यू को जोड़कर हमें उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू मिलती है। अगर किसी स्टॉक का मार्केट प्राइस 80 रुपए है, लेकिन DCF के हिसाब से उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए निकल रही है, तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक सस्ते में मिल रहा है और ये एक अच्छा मौका हो सकता है खरीदने का। याद रखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना मतलब कंपनी की हकीकत समझना, न कि मार्केट की भावना देखना।
इसमें धैर्य, रिसर्च और लॉजिक की जरूरत होती है, लेकिन एक बार ये आ गया तो आप भीड़ से अलग और सही फैसले ले सकते हैं। 2. रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच। इस अप्रोच में हम किसी कंपनी की वैल्यू को उसके जैसे ही दूसरी कंपनियों से तुलना कंपेयर करके समझते हैं। मतलब कंपनी की वैल्यू अलग से निकालने की बजाय ये देखते हैं कि उसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों के मुकाबले ये स्टॉक सस्ता है या महंगा। कैसे करते हैं तुलना? इसके लिए हम कुछ फाइनेंशियल रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स, पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक, ईवी एबिटा आदि। मान लीजिए टाटा मोटर्स का पीई रेशियो है 10 और मारुति सुजुकी का है 25। इसका मतलब ये हो सकता है कि टाटा मोटर्स अभी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि हर बार सस्ता मतलब अच्छा हो, लेकिन इससे हमें सिग्नल मिलता है कि कहां मौका हो सकता है। ये अप्रोच उन इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है जो बहुत डीप कैश फ्लो एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन तुलनात्मक रूप से समझ सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अपने सेक्टर के मुकाबले कम कीमत पर मिल रहा है। 3. ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। ये थोड़ा टेक्निकल अप्रोच है और अक्सर स्टार्टअप्स, न्यू एज टेक कंपनीज या फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के वैल्यूएशन में इस्तेमाल होता है। जब कंपनी का फ्यूचर बहुत अनिश्चित होता है या कैश फ्लो का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, तब ये मॉडल काम आता है। इसमें फाइनेंशियल गणनाओं की मदद से कंपनी के फ्यूचर के अलग अलग संभावित रिजल्ट्स को वैल्यू किया जाता है, जैसे कि ऑप्शंस में होता है। मान लीजिए कोई टेक स्टार्टअप है जो अभी घाटे में है, लेकिन अगर उसका प्रोडक्ट हिट हो गया तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। अब ऐसे में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना मुश्किल होता है। तब हम ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल का यूज करते हैं, जिससे हम अलग अलग फ्यूचर सिनारियो को वैल्यू करके उसका औसत निकाल सकते हैं। ये मॉडल प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स ज्यादा यूज करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन जानना जरूरी है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के ये 3 अप्रोच। 1. इंट्रिंसिक वैल्यू, गहराई से कैश फ्लो एनालिसिस। 2. रिलेटिव वैल्यूएशन, तुलना करके समझना। 3. ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, जटिल सिचुएशन में गणना। हर इन्वेस्टर की जरूरत और समझ के अनुसार इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन जो भी तरीका अपनाएं, फोकस हमेशा वैल्यू पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ प्राइस पर। इन तीनों अप्रोच की मदद से आप किसी भी स्टॉक की ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको उसे खरीदना चाहिए या नहीं। अगर आपने ये मान लिया कि मैं भीड़ के पीछे कूद तो सकता हूं, लेकिन कूदने से पहले मुझे पैराशूट चाहिए, तो आप सही रास्ते पर हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग आपके लिए है। घबराइए नहीं, अगले एपिसोड्स में हम आपको इसकी हर बारीकी बेहद आसान और सरल भाषा में समझाएंगे। इस सीरीज का यह पहला चैप्टर है। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन कैसे की जाती है। भीड़ में चलना आसान होता है, लेकिन अमीर वही बनता है जो रास्ता खुद चुनता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग वो रास्ता है। मिलते हैं अगली एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद। राहुल एक बैंक में नौकरी करता है। उसकी पत्नी प्रिया एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। 2 प्यारे बच्चे हैं, छोटी मीना और बड़ा राहुल। उनकी जिंदगी चलती है किराए के एक छोटे से घर में। हर महीने की शुरुआत में सबसे पहले मकान मालिक को किराया देना होता है। प्रिया अक्सर रात को खाने के बाद बालकनी में बैठे बैठे छत की ओर इशारा करके कहती, काश एक दिन ये छत हमारी अपनी होती, किसी किराए की नहीं। राहुल मुस्कुरा देता, पर अंदर से जानता था कि ये सपना कितना बड़ा था। एक छोटा सा घर अपने नाम का। इसी सपने को पूरा करने के लिए राहुल और प्रिया हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करते थे। ये बचत ही थी उनकी समृद्धि की नींव। एक दिन ऑफिस में राहुल ने अपने दोस्त अमित से यूं ही पूछा, यार अमित, अगर मैं हर महीने 3000 रुपए बचाता रहूं और ये बचत अगले 5 साल तक ऐसे ही बढ़ती रहे, तो क्या मैं कभी करोड़पति बन पाऊंगा? उसकी आवाज में एक उम्मीद थी और थोड़ी हताशा भी। अमित मुस्कुराया, एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भाई, करोड़पति बनना है ना, तो तुझे अपना DCF निकालना पड़ेगा। राहुल चौंक कर बोला, DCF? वो क्या होता है? ये कोई नया सरकारी स्कीम है क्या? अमित ने साफ समझाया, मानो कोई रहस्य खोल रहा हो। नहीं, ये कोई स्कीम नहीं। ये बस 2 बातें हैं। तू भविष्य में कितना कमा सकता है और आज उसकी कितनी वैल्यू है। यही तो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो।
इस एक सवाल और जवाब ने राहुल के मन में एक नई उम्मीद जगाई। उसे लगा शायद यही वो तरीका है जिससे वो अपना घर के सपने की असली कीमत समझ पाएगा। शायद इसी गणित में उसके भविष्य की चाबी छुपी थी। यहीं से राहुल के मन में DCF को लेकर उत्सुकता जगी और उसे लगा कि शायद ये उसके अपना घर के सपने को समझने में मदद कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, टुवर्ड्स समृद्धि में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। पिछली बार हमने बात की थी कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ तेज दौड़ना नहीं, बल्कि सही जगह रुककर सही चीज की असली कीमत पहचानना है, यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग। आज हम उसी राह पर एक और बड़ा कदम रखने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपको कोई बोरिंग फार्मूला या नंबर नहीं समझाऊंगा। आज हम एक कहानी सुनेंगे, राहुल की कहानी, उसके परिवार की कहानी और उनके एक छोटे से सपने की कहानी, जो हम सबका सपना है, अपना घर। एक दिन राहुल के ऑफिस के पास एक छोटी सी दुकान खाली हुई। वो दुकान नहीं थी, वो प्रिया के लिए एक छोटा सा सपना था। अगर हमारी अपनी दुकान होती तो प्रिया अपना ट्यूशन सेंटर चला सकती थी, या मैं शाम को कुछ और काम कर सकता था। दुकान का मालिक आया, बोला, ये दुकान 20 लाख की है। राहुल ने सोचा, 20 लाख? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है ये। पर तभी उसे पिछले वीडियो में सीखी बात याद आई, किसी भी चीज की वैल्यू क्या होती है? सिर्फ वो दाम जो दुकानदार बता रहा है, या उसकी असली कीमत? उसने सोचा, इस दुकान में से हर महीने किराया कितना आएगा? अगर मैं ट्यूशन सेंटर खोलूं तो कितनी कमाई होगी? अगर मैं यहाँ पर अपना कोई छोटा बिजनेस करूं तो कितना पैसा बनेगा? राहुल ने देखा, दुकान छोटी थी, गली के कोने में थी, ज्यादा ग्राहक नहीं आते, मरम्मत की भी जरूरत थी। उसे लगा, ये दुकान 20 लाख की नहीं, इसकी असली कीमत शायद 12 से 15 लाख ही है। यही था दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग का पहला कदम। किसी भी चीज को उसके बाजार भाव, मार्केट प्राइस पर नहीं, बल्कि उसकी असली कीमत, ट्रू वैल्यू पर आंकना। और उस असली कीमत को जानने के लिए हमने 3 तरीके पढ़े थे, और उनमें से पहला था इंट्रिंसिक वैल्यू। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या भला है? ये वो चीज है जो किसी भी एसेट के अंदर समाई हुई है, उसकी अंदरूनी कीमत। जैसे सोने का सिक्का, भले ही उस पर 5 रुपए लिखा हो, लेकिन उसके अंदर जो सोना है, उसकी अपनी एक कीमत है। राहुल के दिमाग में अब ये दुकान नहीं, बल्कि एक बड़ी कंपनी चल रही थी, उसका अपना घर। उसे पता था कि घर का सपना सिर्फ कीमत चुकाने से पूरा नहीं होगा, उसकी असली इंट्रिंसिक वैल्यू समझनी होगी। उसने सोचा, मेरे घर की वैल्यू किस पर निर्भर करेगी? और उसे याद आया कि किसी भी बिजनेस की वैल्यू 3 खंभों पर टिकी होती है। एक बिजनेस की जगह आज आप अपने सपने का घर रख दीजिए। फर्स्ट, कैश फ्लो, यानी पैसों का आना। जैसे मेरे पास हर महीने कितने पैसे बचते हैं जो मैं घर के लिए बचा सकता हूँ। सेकंड, ग्रोथ रेट, यानी बढ़ती हुई कमाई। जैसे क्या मेरी सैलरी हर साल बढ़ेगी? क्या प्रिया की ट्यूशन इनकम बढ़ेगी? थर्ड, रिस्क, यानी जोखिम। जैसे क्या मेरी नौकरी सुरक्षित है? क्या ब्याज दरें अचानक बढ़ सकती हैं? इन तीनों बातों पर ही उसके घर की असली कीमत निर्भर करती थी। राहुल को याद आया कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का सबसे बड़ा हथियार है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, DCF मॉडल। यह सुनकर प्रिया बोली, अरे ये क्या बोल रहे हो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो? ये क्या मुश्किल गणित है? राहुल ने समझाया, प्रिया, ये मुश्किल नहीं, ये तो हमारी समझदारी है। सोचो, हमें अपना घर खरीदना है। मान लो अगले 20 सालों तक हम हर महीने कुछ पैसे बचा पाएंगे, ये हमारा कैश फ्लो है। क्या ये कैश फ्लो हमेशा उतना ही रहेगा? नहीं, हमारी सैलरी बढ़ेगी, तो ये ग्रोथ रेट है। और तीसरा, राहुल ने कहा, इसमें जोखिम भी है। क्या पता मेरी नौकरी चली जाए, या राहुल और मीना की पढ़ाई का खर्च बढ़ जाए? तो ये जो हम फ्यूचर में पैसे बचा पाएंगे, वो पक्के तो नहीं है ना? तो DCF मॉडल क्या करता है? राहुल ने समझाया, ये कहता है कि हम अपनी भविष्य की सारी बचत को जोड़ लें, लेकिन जब जोड़ें तो उसमें से जोखिम को घटा दें। क्योंकि आज के 100 रुपए की कीमत 10 साल बाद के 100 रुपए से कहीं ज्यादा है। महंगाई भी है और भविष्य अनिश्चित भी है। तो हम भविष्य के पैसों को आज की वैल्यू में लाते हैं, उन्हें डिस्काउंट करते हैं। यही वो डिस्काउंट रेट है दोस्तों, जो उस अनिश्चितता को एडजस्ट करता है। अब प्रिया ने पूछा, तो इसका कोई आसान फार्मूला है? राहुल ने एक कागज पर कुछ लिखना शुरू किया। राहुल ने प्रिया को समझाया, DCF वैल्यूएशन के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि
आप किसी भी बिजनेस के आने वाले समय के सभी संभावित कैश फ्लो, अच्छे बुरे सभी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए का अनुमान लगाएं और उन सभी अनुमानित कैश फ्लो को जोड़ दें। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड, अनुमानित कैश फ्लो होते हैं, इनकी कोई सर्टेनिटी, निश्चितता नहीं होती। अगर हमें निश्चितता लानी है तो हमें इन कैश फ्लो को डिस्काउंट करना पड़ता है, यानी उनमें रिस्क को एडजस्ट करना होता है। इसी वजह से जो बड़ा सा फार्मूला दिखता है वो असल में बहुत सरल है, बस उसे एक बार समझना होता है, जैसे एक नई भाषा। इसमें E का मतलब है एक्सपेक्टेड, अनुमानित, CF1 का मतलब है पहले साल का अनुमानित कैश फ्लो, CF2 दूसरे साल का और ऐसे ही CFN तक, जहां N उस बिजनेस की अनुमानित उम्र या लाइफ को दर्शाता है, जिसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब इन कैश फ्लो को जोड़ते हुए हम नीचे में 1+A से डिवाइड करते हैं, जहां R होता है डिस्काउंट रेट, जो उस कैश फ्लो से जुड़ी रिस्क को दर्शाता है। जैसे किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाए, सैलरी कट जाए या मार्केट में रिसेशन आ जाए, वैसे ही व्यापार में भी कई जोखिम होते हैं। इसलिए इन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए हम हर कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं ताकि उसकी आज की वैल्यू पता चल सके। कैसे निकालते हैं ये हम आगे विस्तार से सीखेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए कि हर साल का अनुमानित कैश फ्लो लेना है और उसे 1+A की पावर से डिवाइड करके जोड़ना है। यही होता है DCF वैल्यूएशन का बेसिक सिद्धांत। प्रिया ने पूछा, जैसे अगर हमें पता है कि मेरा सरकारी स्कूल का काम तो पक्का है, मेरी सैलरी तो आएगी ही, तो क्या तब भी ये रिस्क फैक्टर लगेगा? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही सोचा प्रिया। यहीं पर DCF के 2 तरीके काम आते हैं। राहुल ने बताया, देखो, पहला तरीका है जब हम सिर्फ अनुमान, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो लगा रहे हैं। जैसे मेरी प्राइवेट जॉब की सैलरी आज 1 लाख है, अगले साल 3% बढ़ेगी। यह सिर्फ एक अनुमान है, तो यहां जोखिम ज्यादा है, इसलिए डिस्काउंट रेट भी ज्यादा लगेगा। लेकिन राहुल ने आगे कहा, दूसरा तरीका तब है जब हमें निश्चित तौर पर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट पता हो कि कितना पैसा आएगा। जैसे तुम्हारी सरकारी नौकरी की सैलरी, तुम्हें पता है ये तो आनी ही है, तो यहां जोखिम कम है। यहां हम रिस्क फ्री रेट लगाते हैं, जैसे बैंक की FD का ब्याज, क्योंकि उसमें तो कोई रिस्क नहीं होता। तो प्रिया, अगर हम दोनों की कमाई को जोड़ें और उसमें से सारे खर्चे निकाल दें और अपनी नौकरी के जोखिम को भी ध्यान में रखें, तो हमें एक नंबर मिलेगा। वो नंबर होगा हमारे सपने के घर की असली कीमत आज की तारीख में। अब राहुल ने बीच में पूछा, पापा, अगर कोई बिजनेस शुरू करे तो क्या शुरू में पैसा आएगा? राहुल ने समझाया, बेटा, बहुत से नए स्टार्टअप्स जैसे जोमैटो जब नया था, शुरू में बहुत पैसा लगाते हैं मार्केटिंग में, फैलने में। उनका कैश फ्लो शुरू में नेगेटिव होता है। वो पैसे कमाते नहीं बल्कि लगाते हैं। तो क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है? राहुल ने कहा, उनकी वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाले सालों में वो कितना बड़ा कैश फ्लो जनरेट करेंगे। अगर कोई कंपनी 5 से 10 साल से घाटा ही खा रही है और उम्मीद नहीं है कि कभी पैसा बनाएगी, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप आज खर्च कर रहा है पर उसे पता है कि 5 साल बाद वो बहुत बड़ा कैश फ्लो बनाएगा, तो उसकी आज की वैल्यू होगी, क्योंकि वो फ्यूचर के बड़े कैश फ्लो को डिस्काउंट करके देखी जा रही है। याद रखना, राहुल ने कहा, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट तभी करना जब उसका कैश फ्लो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा हो और स्टेबल हो। अगर नहीं आ रहा है तो वो रिस्क है। अगले दिन प्रिया ने एक दोस्त से बात की जो एक फैक्ट्री चलाता था। दोस्त ने बताया कि उसने फैक्ट्री बनाने के लिए बैंक से लोन, डेट भी लिया था और अपने कुछ हिस्सेदार, इक्विटी भी बनाए थे। प्रिया ने सोचा, तो क्या किसी बिजनेस की कीमत सिर्फ हिस्सेदारों के लिए देखी जाती है या पूरे बिजनेस के लिए? राहुल ने समझाया, दोनों तरह से देख सकते हैं प्रिया। एक, अगर सिर्फ हिस्सेदारों की वैल्यू, इक्विटी वैल्यूएशन देखनी है, तो हम देखेंगे कि बिजनेस ने कर्ज चुकाने के बाद और अपनी आगे की ग्रोथ के लिए पैसा लगाने के बाद कितना कैश बचाया, और यहाँ पर हम सिर्फ हिस्सेदारों के भरोसे वाला डिस्काउंट रेट लगाएंगे। तो अगर पूरे बिजनेस की वैल्यू, फर्म वैल्यूएशन देखनी है, तो हम देखेंगे कि बिजनेस ने कर्ज चुकाने से पहले कितना कैश जनरेट किया था, और यहाँ पर डिस्काउंट रेट में हम बैंक से लिए गए लोन और हिस्सेदारों के पैसे, दोनों के खर्च को मिलाकर देखेंगे। यह समझना बहुत जरूरी है कि आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, सिर्फ मालिक की हिस्सेदारी की या पूरे बिजनेस की जिसमें उसका कर्ज भी शामिल है। तो दोस्तों, राहुल ने अपने सपने के घर की कीमत निकालना शुरू कर दिया था। उसने अपनी सैलरी, प्रिया की सैलरी, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, नौकरी का रिस्क, सब कुछ जोड़ घटाकर देखा, और उसे अपने सपने के घर की एक असली कीमत मिल गई। ठीक इसी तरह जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो जोमैटो हो, एशियन पेंट्स हो या कोई और, तो आप सिर्फ शेयर का दाम नहीं देखते, आप उस कंपनी की
उस बिजनेस की, उसकी आने वाली कमाई की, उसके जोखिम की, उसकी ग्रोथ की, सब की कैलकुलेशन करते हैं। और जब आपको पता चलता है कि कंपनी 2 लाख करोड़ में मिल रही है लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 1 लाख करोड़ है, तो आप समझ जाते हो कि ये महंगा है। और जब किसी वजह से, जैसे मंदी या कोई बुरी खबर, वो 1 लाख करोड़ से नीचे मिलती है, तो आप समझ जाते हो कि ये सही वैल्यू पर मिल रही है, इसे खरीदा जा सकता है। यही है दोस्तों DCF मॉडल की ताकत। यह आपको किसी भी एसेट की असली कीमत पहचानने में मदद करता है। राहुल ने समझाया, प्रिया, जब हम केवल शेयरधारकों के हिस्से की वैल्यू निकालते हैं, यानी इक्विटी वैल्यूएशन, तो हम ऐसा कैश फ्लो लेते हैं जो ब्याज चुकाने और भविष्य की ग्रोथ के लिए जरूरी निवेश यानी री इन्वेस्टमेंट के बाद बचता है। इसे कहते हैं फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, FCFE। इसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट करते हैं। लेकिन जब हम पूरी कंपनी की वैल्यू निकालते हैं, यानी एंटरप्राइज वैल्यूएशन, तो हम ऐसा कैश फ्लो लेते हैं जो ब्याज चुकाने से पहले का होता है, जिसे कहते हैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म, FCFF, और इसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करते हैं। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नंबर कैसे निकालते हैं, ये हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। डरिए मत, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने आज सिर्फ इसकी नींव समझी है। अगले वीडियो में हम इसके अंदर के पैरामीटर्स जैसे ये R यानी डिस्काउंट रेट कैसे निकालते हैं, N यानी कंपनी की लाइफ कैसे पता करते हैं, और आखिर में ये सारे नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो सब सीखेंगे। यह सफर लंबा है लेकिन बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक। राहुल की तरह आप भी अपने हर निवेश का असली मोल पहचानना सीख सकते हैं। अगर आपको यह कहानी और ये तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और आपको अपने निवेश का असली वैल्यू निकालना सिखाएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी समृद्धि की ओर कदम बढ़ाते रहिए। जय हिंद। पिछली बार हमने राहुल और प्रिया के सपने की बात की थी, अपना घर, और कैसे राहुल के दोस्त अमित ने उसे एक जादुई शब्द बताया था, DCF। हमने जाना था कि DCF हमें भविष्य की कमाई को आज की कीमत में बदलने में मदद करता है। राहुल ने समझा था कि किसी भी स्टॉक की या उसके सपने के घर की असली कीमत डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF मॉडल से ही निकलेगी, और इसका एक खास फॉर्मूला है। राहुल जब इस फॉर्मूले को देखता था तो उसे समझ आता था कि ये सिर्फ एक गणित नहीं बल्कि उसके भविष्य की एक तस्वीर थी। इस तस्वीर को पूरा करने के लिए उसे 4 चीजें चाहिए थी, 4 अहम पहेलियां। एक एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ECF। ये ECF1, ECF2 यानी अगले सालों में वो और प्रिया मिलकर कितनी बचत कर पाएंगे। ये नंबर कैसे निकलेगा? उनकी कमाई में से टैक्स, बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चे निकालने के बाद कितना बचेगा। 2 ग्रोथ रेट, क्या उनकी सैलरी हर साल बढ़ेगी, कितने % से, ये कैसे पता चलेगा। 3 टर्मिनल लाइफ, N कितने सालों तक वे ये बचत जोड़ सकते हैं, 20 साल, 30 साल, ये N का नंबर क्या होना चाहिए। 4 और सबसे बड़ा सवाल, डिस्काउंट रेट यानी R क्या है। यही था वो अदृश्य धागा जो बताता था कि उनकी भविष्य की बचत में कितना जोखिम है। क्या पता नौकरी चली जाए या महंगाई बहुत तेज बढ़ जाए। ये 4 पहेलियां एक्सपेक्टेड कैश फ्लो यानी ECF, ग्रोथ रेट, टर्मिनल लाइफ यानी N और डिस्काउंट रेट यानी R जब एक साथ सुलझ जाती हैं, तब हम किसी भी कंपनी, किसी भी एसेट, यहाँ तक कि राहुल के सपने के घर की भी असली कीमत निकाल सकते हैं। फिर हम उस वैल्यू को उसके बाजार भाव से कंपेयर करके जान पाते हैं कि क्या वो बहुत महंगा है या अभी भी खरीदने लायक है। यही ज्ञान आपको फालतू में महंगा खरीदने से बचाएगा और सही अवसर आने पर आपको बताएगा। यही है वो मौका, इसे मत छोड़ना। तो दोस्तों, आज हम इसी DCF पहेली के सबसे जरूरी हिस्से को सुलझाने जा रहे हैं, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो बताता है कि आपके भविष्य के पैसों में कितना जोखिम है। जी हाँ, आज हम सीखेंगे डिस्काउंट रेट कैसे निकालते हैं। नमस्कार दोस्तों, टुवर्ड्स समृद्धि में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आसान भाषा में समझो, कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक, वो एक तरह का एसेट होता है। वो आपको पैसे बनाकर दे रहा है, चाहे वो प्रॉफिट के रूप में हो या कैश जनरेट करके। इस पैसे को, इस कैश फ्लो को हम जोड़ेंगे, लेकिन कितने साल के लिए जोड़ सकते हैं, ये हमें बताएगी टर्मिनल लाइफ N। ये कैश फ्लो हर साल कितने % से बढ़ेगा, ये बताएगा ग्रोथ रेट। और ये कैश फ्लो असल में कितना होगा,
ये निकालना भी सीखेंगे, मतलब कुल कमाई में से टैक्स, कंपनी की ग्रोथ पर खर्च और कर्ज चुकाने के बाद कितना कैश बचता है। लेकिन आज का हमारा हीरो है डिस्काउंट रेट आर। ये आर हमें बताता है कि भविष्य में आने वाले उस कैश फ्लो में कितना जोखिम, रिस्क शामिल है। ये जोखिम जितना ज्यादा होगा, आर का नंबर उतना ही बड़ा होगा। तो इन चारों में से आज हम सबसे पहले और सबसे जरूरी डिस्काउंट रेट आर को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अगर आर गलत है तो पूरी वैल्यूएशन गलत हो सकती है। याद है पिछले एपिसोड में हमने राहुल के घर की वैल्यू को दो तरीकों से देखा था, सिर्फ अपनी हिस्सेदारी इक्विटी की वैल्यू या पूरे घर की वैल्यू जिसमें लोन भी शामिल है। यहीं पर डिस्काउंट रेट का चुनाव भी बदल जाता है। एक, अगर आप पूरे फर्म कंपनी की वैल्यू निकालना चाहते हो, मतलब कंपनी में जितना मालिक का पैसा लगा है इक्विटी और जितना कर्ज लिया है डेब्ट, उन दोनों को मिलाकर अगर पूरी कंपनी को वैल्यू करना है तो जो डिस्काउंट रेट यूज होगा उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एक तरह से कंपनी को चलाने के लिए कुल कितने पैसे लगते हैं उसका एवरेज है। तो लेकिन अगर आप सिर्फ इक्विटी पार्ट को वैल्यू करना चाहते हो, यानी सिर्फ शेयर्स का दाम निकालना है, तो आपका डिस्काउंट रेट होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हमारा मुख्य मकसद किसी शेयर का सही दाम निकालना है, इसलिए हम इसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर फोकस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाला जाता है, ताकि हम किसी भी स्टॉक की वैल्यू निकालने की दिशा में अपना पहला कदम मजबूती से बढ़ा सकें। तो हमारा लक्ष्य है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना, और इसके लिए हम जिस मॉडल का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। CAPM फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत ही जाना माना रिस्क रिटर्न मॉडल है। ये बताता है कि किसी स्टॉक से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके जोखिम के हिसाब से। सुनने में बड़ा टेक्निकल लग रहा है ना, पर डरिए मत, इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। अब ये सारे अक्षर क्या हैं, एक एक करके समझते हैं, और ये भी कि इनके लिए कौन सा नंबर लेना है। ER यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न, यह वह रिटर्न है जो आपको CAPM मॉडल के द्वारा प्राप्त होगा। RF यानी रिस्क फ्री रेट, ये वो रिटर्न है जो आपको बिना किसी जोखिम के मिलता है, जैसे कि बैंक की FD या सरकारी बॉन्ड। बीटा ये बताता है कि आपका स्टॉक पूरे मार्केट के मुकाबले कितना ज्यादा या कम रिस्की है। RM-RF यानी मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये बताता है कि अगर कोई FD छोड़कर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए तो उसे मार्केट से कितना ज्यादा रिटर्न चाहिए। अगर हमें ये तीनों चीजें मिल गईं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगा, जो कि हमारा डिस्काउंट रेट है। इस फॉर्मूले को देखकर डरिए मत, यह देखने में जितना कठिन लग रहा है, वास्तव में यह बहुत ही आसान है। मैं आपको इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है रिस्क फ्री रेट यानी RF। राहुल के पिताजी हमेशा कहते थे, बेटा पैसे FD में रख दो, कोई जोखिम नहीं है, ब्याज तो पक्का मिलेगा। राहुल भी मानता था कि FD का रिटर्न रिस्क फ्री है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नहीं दोस्तों, असली रिस्क फ्री रेट वो होता है जिसमें निवेश पर न केवल गारंटी हो, बल्कि उसमें सरकार के डिफॉल्ट का भी कोई रिस्क ना हो। जैसे अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को लगभग रिस्क फ्री माना जाता है। भारत में भी हम केंद्र सरकार के बॉन्ड्स को लगभग रिस्क फ्री मानते हैं। अब समझते हैं रिस्क फ्री रेट होता क्या है। रिस्क फ्री रेट उस रिटर्न को कहते हैं जो आपको किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट से मिले जिसमें डिफॉल्ट का कोई खतरा न हो, यानी पैसे निश्चित मिलेंगे। अक्सर लोगों को लगता है कि बैंक की FD रिस्क फ्री है, लेकिन असल में वहां भी रिस्क होता है, जैसे बैंक के डूबने का रिस्क या सरकार के डिफॉल्ट का रिस्क। हालांकि सरकारी बॉन्ड्स में यह रिस्क बहुत ही कम होता है, इसलिए उन्हें लगभग रिस्क फ्री माना जाता है। अब बात आती है कि हम वैल्यूएशन में कौन सा रिस्क फ्री रेट लें, क्योंकि हम किसी कंपनी को 1 से 2 साल के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय जैसे 10, 20 या 30 साल के लिए वैल्यू करते हैं, तो हमें भी एक लंबी अवधि का रिस्क फ्री रेट लेना चाहिए। आमतौर पर भारत में हम 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड को रिस्क फ्री रेट मानते हैं, क्योंकि यह डेटा आसानी से उपलब्ध होता है और इसे सरकार खुद इशू करती है। मतलब अगर आप सरकार को 10 साल के लिए पैसा उधार देते हैं तो आपको तयशुदा ब्याज मिलेगा और आपकी पूंजी सुरक्षित रहेगी। इसे ही हम रिस्क फ्री रेट कहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी कंपनी का DCF वैल्यूएशन कर रहे हों, तो उसी देश के सरकार द्वारा जारी 10 साल के बॉन्ड का रेट एक सही और व्यावहारिक रिस्क फ्री रेट माना जाता है। चलिए देखते हैं इंडिया के लिए ये कैसे निकलेगा। आप investing.com जैसी वेबसाइट पर भारत के 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड देख सकते हैं। मान लीजिए अभी ये 6.26% है। लेकिन क्या हमारी सरकार के डिफॉल्ट का कोई रिस्क नहीं है? आपने S&P या मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसीज का नाम सुना होगा, जो देशों को रेटिंग देती हैं।
भारत की रेटिंग अभी बात 3 मूडीज के हिसाब से है। इस रेटिंग के हिसाब से एक डिफॉल्ट रिस्क तय होता है। Baa3 रेटिंग के लिए लगभग 2% या 200 बेसिस पॉइंट का डिफॉल्ट रिस्क होता है। तो हमारा असली रिस्क फ्री रेट RF क्या होगा? RF इक्वल टू 10 साल का सरकारी बॉन्ड यील्ड माइनस देश का डिफॉल्ट रिस्क, यानी 6.26% माइनस 2%। लीजिए, हमारा पहला नंबर मिल गया। RF इक्वल टू 4.26%। अब आता है दूसरा नंबर बीटा। राहुल को याद आया जब वो शेयर मार्केट में नया था तो एक स्टॉक खरीदा था। जब निफ्टी पूरा मार्केट 10% ऊपर जाता था तो उसका स्टॉक 20% उछलता था। राहुल खुश हो जाता था। पर जब निफ्टी 10% गिरता था तो उसका स्टॉक 20% गिर जाता था। राहुल का दिल बैठ जाता था। अमित ने समझाया था, राहुल, ये तेरा स्टॉक ज्यादा बीटा वाला है। बीटा क्या होता है? ये आपको बताता है कि आपका स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी या सेंसेक्स के मुकाबले कितना ज्यादा या कम वॉलेटाइल उतार चढ़ाव वाला है। अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 है तो वो मार्केट के साथ साथ चलता है। मार्केट 10% बढ़ा, वो भी 10% बढ़ा। अगर बीटा 2 है तो वो मार्केट से 2 गुना वॉलेटाइल है। मार्केट 10% गिरा तो वो 20% गिरेगा। अगर बीटा 0.5 आधा है तो वो मार्केट से आधा वॉलेटाइल है। मार्केट 10% गिरा तो वो सिर्फ 5% गिरेगा। आप किसी भी शेयर का बीटा वैल्यू गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आप बीटा वैल्यू ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप करेंगे तो आपको लगभग 1.73 मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर निफ्टी 1% ऊपर या नीचे होता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक औसतन 1.73% ऊपर या नीचे होता है। इसी तरह आपको जिस स्टॉक का बीटा वैल्यू चाहिए बस गूगल करने पर उसका बीटा वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो अब हमें बीटा वैल्यू भी मिल गया। अब आखिरी और तीसरा नंबर मार्केट रिस्क प्रीमियम यानी RM-RF। राहुल के पड़ोसी शर्मा जी ने अपनी सारी सेविंग एफडी में रखी हुई थी क्योंकि उन्हें 4.26% हमारा RF का पक्का रिटर्न मिल रहा था। राहुल ने सोचा, अगर मैं शर्मा जी से कहूं कि आप अपनी सारी एफडी तोड़कर शेयर मार्केट में पैसा लगा दो तो वो कितना एक्स्ट्रा रिटर्न चाहेंगे ताकि वो ये जोखिम उठाए। यही है दोस्तों मार्केट रिस्क प्रीमियम। ये वो एक्स्ट्रा रिटर्न है जो एक इन्वेस्टर चाहता है एफडी जैसे सुरक्षित निवेश को छोड़कर स्टॉक मार्केट जैसे जोखिम भरे निवेश में पैसा लगाने के लिए। इसे कैसे निकालते हैं? आप सेंसेक्स या निफ्टी का लंबे समय का औसत रिटर्न, लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न देखिए। पिछले 20 से 30 सालों में भारतीय शेयर बाजार ने औसतन लगभग 13% का रिटर्न दिया है, यानी RM हो गया 13%। इसमें से हम अपने रिस्क फ्री रेट RF को घटा देंगे क्योंकि 4.26% तो हमें बिना जोखिम के मिल ही रहा था। तो मार्केट रिस्क प्रीमियम इक्वल टू मार्केट का लॉन्ग टर्म रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट, यानी 13% माइनस 4.26% इक्वल टू 8.74%। यानी एक औसत भारतीय इन्वेस्टर को कम से कम 8.74% का एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए एफडी छोड़कर शेयर मार्केट में आने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 13% से ज्यादा होना चाहिए। अगर कोई कंपनी 13% से कम का ROE दे रही है तो उससे अच्छा तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो क्योंकि वो भी लगभग इतना ही दे रहा है। क्यों उस स्टॉक का जोखिम उठाए? तो दोस्तों, अब हमारे पास CAPM फॉर्मूले के तीनों नंबर हैं। RF यानी रिस्क फ्री रेट 4.26%। आपके स्टॉक का बीटा जो आपको गूगल पर मिल जाएगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 1.73। RM-RF मार्केट रिस्क प्रीमियम 8.74%। मतलब अब हम बड़ी आसानी से किसी भी स्टॉक का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं और यही हमारा डिस्काउंट रेट यानी R होता है। उदाहरण के तौर पर हम आसानी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं जो कि हमारा डिस्काउंट रेट यानी R होता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कंपनी के लिए हमारा डिस्काउंट रेट लगभग 19.38% होगा। एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 है तो उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी लगभग 13% ही आएगा। लेकिन अगर बीटा 2 है, जैसे कोई बहुत तेजी से बढ़ने वाला और जोखिम भरा स्टॉक, तो उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत ज्यादा आएगा। इसका क्या मतलब है? जितना ज्यादा बीटा उतना ज्यादा डिस्काउंट रेट। और DCF फॉर्मूले में डिस्काउंट रेट R नीचे आता है भाग में। तो जितना बड़ा R होगा उतनी ही कम उस कंपनी की वैल्यू होगी, क्योंकि ज्यादा R का मतलब है ज्यादा जोखिम और ज्यादा जोखिम वाली कंपनी की कीमत कम लगाई जाती है।
तो कम बीटा वाले स्टॉक जो कम वॉलेटाइल होते हैं का डिस्काउंट रेट कम होगा, जिससे उनकी DCF वैल्यू ज्यादा आएगी, और ज्यादा बीटा वाले स्टॉक का डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा, जिससे उनकी DCF वैल्यू कम आएगी। ये सीधी सीधी बात समझ में आती है ना? तो अब बात हुई कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, जो तब यूज होती है जब हमें सिर्फ शेयर यानी इक्विटी की वैल्यू निकालनी हो। लेकिन अगर हमें पूरी कंपनी इक्विटी प्लस डेट की वैल्यू निकालनी हो तो हमें चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिलहाल हमारा फोकस सिर्फ इक्विटी वैल्यू पर है, इसलिए हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिटेल में समझा। तो दोस्तों, आज हमने DCF मॉडल के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी नंबर निकालना सीख लिया है, डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हमने CAPM मॉडल को समझा, RF, बीटा और मार्केट रिस्क प्रीमियम को जाना। अब राहुल के पास DCF फॉर्मूले का R नंबर आ गया है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ECF कैसे निकालना है, कंपनी की कमाई में से टैक्स, री इन्वेस्टमेंट और कर्ज चुकाने के बाद क्या बचता है, ग्रोथ रेट कैसे एस्टिमेट करना है, और कंपनी की टर्मिनल लाइफ N कैसे पता करनी है। जब ये चारों नंबर हमारे पास होंगे तो हम किसी भी कंपनी की असली कीमत निकाल पाएंगे और फिर उसे उसके मार्केट प्राइस से कंपेयर करके जानेंगे कि क्या वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। यह सफर थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन विश्वास मानिए ये बहुत काम आएगा। जब हम इसी फॉर्मूले को एक्सेल में सेट करेंगे तो बस चुटकियों में हम किसी भी कंपनी का वास्तविक मूल्य निकाल पाएंगे। नोट्स बनाते रहिए और इसे बार बार देखिए। अगर आपको यह कहानी और ये तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम राहुल के सपने को एक कदम और करीब लाएंगे और आपको अपने निवेश का असली वैल्यू निकालना सिखाएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी समृद्धि की ओर कदम बढ़ाते रहिए। जय हिंद। एक शाम खाने के बाद प्रिया एक छोटी सी खाली गुल्लक लेकर राहुल के पास आई। हम हर महीने इतनी मेहनत से कमाते हैं राहुल, उसने कहा, बचत भी करते हैं, पर यह गुल्लक कभी पूरी क्यों नहीं भरती? हमारा वो अपना घर का सपना क्या बस सपना ही रहेगा? राहुल मुस्कुराया, गुल्लक भरेगी प्रिया, जरूर भरेगी, पर सिर्फ पैसे डालने से नहीं। हमें यह देखना होगा कि इसमें असली पैसा कितना बचता है और क्या यह बचत हर साल बढ़ती भी है या नहीं। यहीं से दोस्तों आज की हमारी चर्चा शुरू होती है। आज हम उस DCF फॉर्मूले के सबसे अहम हिस्से में गोता लगाने वाले हैं, वो हिस्सा जिसके बिना कोई सपना पूरा नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो और ग्रोथ रेट की। जरा सोचिए, आपने अपने सपनों का एक बहुत बड़ा घर बनाने की सोची है और आपके पास एक खाली बाल्टी है जो उन सपनों से भरी है। लेकिन अगर उस बाल्टी में पानी यानी कैश ही ना आए या जितना पानी आ रहा है वो हर साल बढ़े ही ना, तो क्या वो बाल्टी कभी भर पाएगी? क्या आपका घर का सपना कभी पूरा हो पाएगा? नहीं ना। तो बस आज हम यही समझेंगे कि ये पानी कैश आता कैसे है, कहां से आता है और कैसे इस पानी की धार को बढ़ाया जा सकता है ताकि आपके सपनों की वो बाल्टी, आपके समृद्धि की बाल्टी लबालब भर सके। तैयार हैं आप इस रोमांचक सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, टुवर्ड्स समृद्धि में आपका फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। पिछली बार हमने एक ऐसे जादुई फॉर्मूले की बात की थी जो आपके सपनों को, आपके भविष्य की कमाई को आज की सच्चाई में बदल सकता है। जी हां, हम बात कर रहे थे DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल की, और हमने उसके सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से को समझा था, R यानी डिस्काउंट रेट। हमने देखा था कि कैसे जोखिम, रिस्क, चाहे वो नौकरी जाने का हो या बाजार के उतार चढ़ाव का, आपके भविष्य के उन करोड़ों रुपयों को आज की तारीख में कम करके दिखाता है। यही तो है वो अदृश्य शक्ति जो आपके सपनों की राह में बाधा बन सकती है। ठीक इसी तरह किसी भी कंपनी की असली कीमत निकालने के लिए हमें 3 बातें और चाहिए। एक एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, ECF कंपनी हर साल कितना पैसा कमाएगी जो सच में उसके पास बचेगा। 2 ग्रोथ रेट, वो कमाई हर साल कितने % से बढ़ेगी। 3 टर्मिनल लाइफ, N कंपनी कितने सालों तक ये कमाई करती रहेगी। आज हम पहले 2 पर फोकस करेंगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो और ग्रोथ रेट। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की। इसे आसान भाषा में समझो, ये वो पैसा है जो कंपनी अपने सारे जरूरी खर्चे, टैक्स और लोन की किश्तें चुकाने के बाद बचाती है। ये वो पैसा है जो असल में फ्री है। कंपनी चाहे तो इसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे सकती है या अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकती है।
राहुल के परिवार को ही ले लो। राहुल की जो कुल सैलरी और प्रिया की ट्यूशन फीस आती है वो उनकी कुल कमाई है। लेकिन क्या वो सारा पैसा उनके पास बचता है? नहीं, पहले उन्हें टैक्स देना होता है, फिर बच्चों की स्कूल फीस, राशन, बिजली का बिल जैसे जरूरी खर्चे होते हैं। और अगर उन्होंने कोई छोटा मोटा लोन ले रखा है तो उसकी किश्तें भी जाती हैं। ये सब चुकाने के बाद जो पैसा राहुल और प्रिया के हाथ में बचता है, जिसे वे अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या बचा सकते हैं, वही उनका फ्री कैश फ्लो है। कंपनी के लिए भी ये ऐसे ही निकलता है। इसे फाइनेंस की भाषा में फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी FCFE कहते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। लग रहा है बड़ा? घबराइए मत, एक एक करके समझते हैं ये नंबर कहां से मिलेंगे और इनका मतलब क्या है। पहले हम बात करते हैं नेट इनकम के बारे में, यानी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी हर तिमाही या सालाना सरकार को टैक्स देती है। टैक्स देने के बाद जो कुल मुनाफा कंपनी के पास बचता है उसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहा जाता है। अब सवाल यह है कि हमें यह जानकारी कहां मिलेगी? आपके लिए एक बहुत बढ़िया और फ्री वेबसाइट है screener.in। गूगल में जाकर screener.in टाइप करके सर्च कीजिए। screener.in खुल जाएगा और इसका फ्री वर्जन ही हमारे काम के लिए काफी है। यहां सर्च बॉक्स में किसी भी कंपनी का नाम टाइप कीजिए, उसी कंपनी की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। मान लीजिए हम यहां एशियन पेंट्स टाइप करते हैं। जब एशियन पेंट्स का पेज खुले तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, वहां आपको प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन मिलेगा। इसी सेक्शन में आपको नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की एक रो दिखेगी। अब हम यहां पर सबसे लेटेस्ट और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स वाला नंबर लेंगे, क्योंकि जितना नया डेटा होता है उतना ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या नई मशीनें, फैक्ट्री या लैपटॉप खरीदने के लिए जो पैसा खर्च करती है, जैसे इन्फोसिस को हर साल अपने कर्मचारियों के लिए नए लैपटॉप खरीदने पड़ते हैं या एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को नई मशीनें लगानी पड़ती हैं। Screener.in पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आपको फिक्स्ड एसेट्स परचेज दिखेगा। ये नंबर माइनस में होता है क्योंकि कैश कंपनी से बाहर गया है। अगला टॉपिक है डेप्रिसिएशन। हर चीज पुरानी होती है। आपकी कार की कीमत हर साल घटती है, कंप्यूटर खराब होते हैं। कंपनी की मशीनें और बिल्डिंग्स भी समय के साथ पुरानी होती हैं, उनकी वैल्यू कम होती है। इस कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये नंबर आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ही डेप्रिसिएशन वाली रो में मिलेगा। हमें इस डेप्रिसिएशन के पैसे को कैपिटल एक्सपेंडिचर से घटाना है। चेंज इन नॉन कैश वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कंपनी के रोजमर्रा के खर्चों और कमाई से जुड़ी ऐसी चीजें जिनमें कैश का तुरंत लेन देन नहीं होता। इसे आसान भाषा में ऐसे समझो जैसे कंपनी ने माल बेच दिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आया, जिसे रिसीवेबल कहते हैं। या कंपनी के गोदाम में बहुत सारा माल पड़ा है जो अभी तक बिका नहीं है, इसे इन्वेंटरी कहते हैं। या कंपनी ने किसी सप्लायर से माल लिया है लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया, जिसे पेएबल कहते हैं। जब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो कंपनी का पैसा बाजार में अटका हुआ माना जाता है। ये सब आंकड़े आपको Screener.in पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन में वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कंपनी ने पुराना कर्ज कितना चुकाया
यानी डेट प्रिंसिपल रीपेड, और नया कर्ज कितना उठाया यानी न्यू डेट इश्यूड के बारे में। डेट प्रिंसिपल रीपेड का मतलब है कि कंपनी ने जो पुराने लोन लिए थे उनका मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट अब चुकता कर दिया है। यानी कंपनी ने जो कर्ज पहले लिया था उसमें से जितना हिस्सा वापस किया गया है वो डेट प्रिंसिपल रीपेड कहलाता है। ये एक कैश आउटफ्लो होता है, मतलब कंपनी के पास से पैसा बाहर गया है। इससे कंपनी की कुल लायबिलिटी कम होती है, लेकिन कैश फ्लो पर असर पड़ता है। न्यू डेट इश्यूड का मतलब है कि कंपनी ने नया कर्ज लिया है। जब कोई कंपनी नया लोन लेती है तो बैंक या फाइनेंसर से पैसा उसके पास आता है, यानी ये एक कैश इनफ्लो होता है। इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी नई मशीनरी खरीदने, प्रोजेक्ट्स फंड करने या पुराने कर्ज चुकाने जैसे कामों में कर सकती है। याद है शार्क टैंक में जब बिजनेस मालिक पैसों की जरूरत बताते हैं तो वो या तो उधार लेने की बात करते हैं या फिर अपने शेयर बेचते हैं, मतलब या तो डेट लेते हैं या इक्विटी देते हैं। यहाँ कंपनी ने डेट लिया है, इसलिए कैश अंदर आया है। अगर आप screener.in पर जाए तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सेक्शन में ये दोनों नंबर मिलेंगे। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स माइनस में दिखेगा क्योंकि पैसा बाहर गया है, और प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स प्लस में दिखेगा क्योंकि नया कर्ज लेकर पैसा अंदर आया है। जब आप ये सारे नंबर फॉर्मूले में डालेंगे तो आपको मिलेगा फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी FCFE। यही वो पोटेंशियल डिविडेंड है जो कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालते समय दो बातों का हमेशा ध्यान रखें। लेटेस्ट डेटा यूज करें, हमेशा सबसे लेटेस्ट डेटा यूज करें। यह जितना नया होगा उतना ही सटीक होगा। 2 से 3 साल पुराना डेटा लेकर कभी भी वैल्यूएशन न करें, वरना नंबर गलत आ सकता है। कमोडिटी और साइक्लिकल कंपनियों के लिए एवरेज लें। राहुल को याद आया उसके एक दोस्त ने टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे थे। एक साल कंपनी ने बहुत प्रॉफिट दिखाया और उसके शेयर बहुत ऊपर चले गए। अगले साल बिक्री कम हुई और शेयर नीचे आ गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टाटा मोटर्स जैसी ऑटोमोबाइल, सीमेंट या ऑयल कंपनियां साइक्लिकल होती हैं। इनकी कमाई अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के साथ चलती है। कुछ साल बहुत अच्छे होते हैं, कुछ खराब। अगर आप सिर्फ एक अच्छे साल का डेटा लेंगे तो आपकी कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा आ सकती है। इसलिए ऐसी कंपनियों के लिए आपको पिछले 5 से 7 सालों के कैश फ्लो का औसत एवरेज लेना चाहिए, ताकि आपको एक नॉर्मलाइज्ड या सामान्य साल का कैश फ्लो मिले। हमेशा याद रखें, हमें एक साल का बूम नहीं बल्कि कंपनी की औसत कमाई देखनी है। तो अब हमारे पास एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ गया है। अब अगला सवाल, ये कैश फ्लो हर साल कितना बढ़ेगा? यही है हमारा ग्रोथ रेट। सोचिए, आपने एक पौधा लगाया, क्या वो हमेशा उसी तेजी से बढ़ता रहेगा? नहीं, पहले वो तेजी से बढ़ता है, फिर उसकी ग्रोथ धीमी हो जाती है और अंत में वो एक स्थिर आकार ले लेता है। कंपनियों के साथ भी ऐसा ही होता है। ग्रोथ रेट जानने के सबसे आसान तरीकों में से एक है ये देखना कि बड़े बड़े एनालिस्ट्स उस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है, यानी एनालिस्ट का अनुमान, एनालिस्ट एस्टिमेट्स। और सबसे आसान तरीका है दिग्गज एक्सपर्ट्स की राय जानना। इसके लिए हम एक जानी मानी वेबसाइट की मदद लेंगे। वेबसाइट का नाम है याहू फाइनेंस। सबसे पहले गूगल में जाकर याहू फाइनेंस टाइप करके सर्च कीजिए। वेबसाइट खुल जाएगी। अब सर्च बॉक्स में अपने स्टॉक का नाम टाइप कीजिए, जैसे मैंने यहाँ एशियन पेंट्स टाइप किया। एशियन पेंट्स का पेज खुलने के बाद लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखेगा, एनालिसिस। हमें इस पर क्लिक करना है। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें एक सेक्शन मिलेगा, ग्रोथ एस्टिमेट्स। इसी सेक्शन के अंदर हमें दिख जाएगा नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट।
तो दोस्तों, आज हमने DCF फॉर्मूले के दो सबसे बड़े पिलर्स एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ECF और ग्रोथ रेट को निकालना सीख लिया है। अब राहुल के पास R डिस्काउंट रेट, ECF एक्सपेक्टेड कैश फ्लो और ग्रोथ रेट का अनुमान है। DCF फॉर्मूला में अब एक ही चीज बची है, N टर्मिनल लाइफ। ये N बताता है कि आपकी कंपनी कितने सालों तक ये कैश फ्लो जनरेट करती रहेगी। अगले और आखिरी वीडियो में हम टर्मिनल लाइफ को समझेंगे और फिर इन सारे नंबर्स को एक साथ जोड़कर किसी भी कंपनी की असली कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालनी है वो देखेंगे। यह सफर लंबा है लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक। नोट्स बनाते रहिए और मार्केट के इन मुश्किल समय में सीखते रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम इस कहानी को अंजाम देंगे और आपको अपने निवेश का असली वैल्यू निकालना सिखाएंगे। तब तक के लिए सीखें, बढ़ें और अपनी समृद्धि की ओर कदम बढ़ाएं। नमस्कार, जय हिंद। हर शाम राहुल की पत्नी बालकनी की ओर देखती, जहां बैठकर चाय पीने का उसका सपना था। उन्होंने बचत की, सही निवेश भी सीखा। फिर भी घर का सपना जैसे हर दिन और दूर होता गया। मन में बार बार एक ही सवाल उठता, क्या कभी ये सपना सच हो पाएगा? प्रिया, आज हमें उसी कब तक का जवाब मिलेगा। ये सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, ये हर सपने की कहानी है। जैसे हम सोचते हैं कि हमारा घर कब बनेगा, वैसे ही निवेशक सोचते हैं कोई कंपनी कब तक कमाती रहेगी। राहुल और प्रिया ने अपने सपनों का सफर तय करते हुए DCF मॉडल के सबसे मुश्किल लेकिन जरूरी हिस्सों को समझ लिया है। अब तक उन्होंने जाना है कि डिस्काउंट रेट यानी R ये बताता है कि भविष्य के पैसों में कितना जोखिम है और उनकी आज की वैल्यू क्या है। उन्होंने ये भी समझा कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो यानी ECF और ग्रोथ रेट किसी कंपनी की कमाई की पूरी कहानी कैसे बुनते हैं। और अब इसी रोमांचक सीख की जर्नी में हम पहुंच गए हैं इस पहेली के आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर, टर्मिनल लाइफ N यानी कोई कंपनी कितने सालों तक कमाई करती रहेगी। क्या वो हमेशा चलती रहेगी या एक समय के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाएगी? ये N यानी टर्मिनल लाइफ हमें यही बताता है कि आपके सपनों का सफर कितना लंबा है और आपकी चुनी हुई कंपनी कितने साल तक आपको कैश फ्लो देती रहेगी। और फिर जब हमारे पास ये चारों चीजें R, ECF, ग्रोथ रेट और N एक साथ होंगी, तब हम सीखेंगे कि किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसकी असली कीमत कैसे निकाली जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं बल्कि आपकी वित्तीय आजादी की ओर बढ़ते उस मैराथन का आखिरी लैप है। यानी वो मोड़ जहां से आप किसी भी निवेश का असली मूल्य पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ढूंढते हैं उस सवाल का जवाब, कब तक? यानी कोई कंपनी, कोई सपना या कोई निवेश आखिर कितना लंबा चलेगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर टुवर्ड्स समृद्धि में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आज हम आप पहुंचे हैं DCF मॉडल की आखिरी लेकिन सबसे अहम मंजिल पर। याद है हमारा DCF फॉर्मूला? राहुल ने अब तक सीख लिया था कि उसकी हर साल की बचत ECF कितनी होगी, वो कितने % से बढ़ेगी, ग्रोथ रेट और उसके भविष्य की कमाई में कितना जोखिम है यानी डिस्काउंट रेट। अब उसके सामने एक ही सवाल था, मैं कब तक बचत कर पाऊंगा? मेरी नौकरी कितने साल चलेगी? प्रिया की ट्यूशन कितने साल चलेगी? ठीक इसी तरह हमें यह जानना है कि कोई कंपनी कितने सालों तक लगातार कैश फ्लो जनरेट करती रहेगी, क्योंकि सारी अच्छी चीजें एक समय के बाद अपनी तेजी खो देती हैं। कोई कंपनी हमेशा 20 से 30% से ग्रो नहीं कर सकती। हो सकता है कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए या उसके प्रोडक्ट पुराने हो जाए। तो ये N का नंबर क्या होना चाहिए? क्या हमें कंपनी का कैश फ्लो हमेशा के लिए जोड़ना है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए 3 तरीके हैं। एक, एक्सप्लिसिट पीरियड लिक्विडेशन यानी एक निश्चित समय के बाद कंपनी को बेच देना। ये DCF वैल्यूएशन का सबसे सीधा तरीका होता है। इसमें आप मानते हैं कि कंपनी अगले 5 या 10 साल तक अच्छा कैश फ्लो कमाएगी और फिर उस तय समय के बाद आप कंपनी को बेच देंगे। इस दौरान मिलने वाला कैश फ्लो आप DCF फॉर्मूले से डिस्काउंट करके जोड़ते हैं और फिर 10वें साल में कंपनी बेचने पर जो पैसा मिलेगा यानी कंपनी की उस समय की वैल्यू, उसे भी अपनी वैल्यू में जोड़ देते हैं। ये तरीका तब सबसे बेहतर होता है जब कंपनी का भविष्य बहुत अनिश्चित हो या आप उसे सिर्फ कुछ सालों के लिए ही होल्ड करना चाहते हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी साइक्लिकल स्टॉक में निवेश किया है, जैसे कि टाटा स्टील।
स्टील सेक्टर का बिजनेस काफी उतार चढ़ाव वाला होता है, कभी डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो कभी बहुत कम। ऐसे में अगर आप मानते हैं कि टाटा स्टील अगले 5 साल तक अच्छा कमाएगी, तो आप 5 साल के कैश फ्लो निकालकर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर 5वें साल में उसे बेच देने की कीमत, लिक्विडेशन वैल्यू, जोड़ सकते हैं। यानी इस तरीके से आप कंपनी की कुल वैल्यू का एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एक तय समय तक के लिए। 2 टर्मिनल लाइफ यानी N निकालने का एक आसान तरीका है मल्टीपल का उपयोग करना, खासकर पे मल्टीपल प्राइस टू अर्निंग्स का। इस तरीके में आप देखते हैं कि आपके जैसी कंपनियों को बाजार में आमतौर पर कितना पीई मिलता है। जैसे अगर कोई कंपनी टाइटन, डी-मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट्स या इन्फोसिस जैसी मजबूत और कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाली है, तो उसका पीई मल्टीपल आमतौर पर 30 से 35 के आसपास रहता है। इसका मतलब आप यह मान सकते हैं कि ऐसी कंपनी अगले 30 से 35 साल तक स्थिर कैश फ्लो जनरेट कर सकती है। वहीं अगर कोई कंपनी मामूली प्रदर्शन वाली है, जैसे कि टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, जिनका पीई आमतौर पर 10 से 15 के बीच होता है, तो वहां आप मान सकते हैं कि वो कंपनी अगले 10 से 15 साल तक ही अच्छा कैश फ्लो दे पाएगी। यह तरीका उन कंपनियों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनका ग्रोथ रेट कुछ सालों बाद स्टेबल हो जाता है और जिनका बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा बदलाव की मांग नहीं करता। और तीसरा तरीका है स्टेबल ग्रोथ मॉडल, या जिसे हम गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। यह तरीका उन कंपनियों के लिए इस्तेमाल होता है जो आपको लगता है कि अनंत काल, परपेचुइटी तक चलेंगी और एक समय के बाद जिनका ग्रोथ रेट स्टेबल हो जाएगा। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्टल इंडिया, आईटीसी जैसी कंपनियां, जिनके प्रोडक्ट लोग हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे और जिन्हें आसानी से कोई हरा नहीं सकता। ऐसी कंपनियों के लिए हम DCF फॉर्मूले में टर्मिनल वैल्यू जोड़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो नेक्स्ट पीरियड। इसका मतलब है जिस साल से आपको लगता है कि कंपनी की ग्रोथ स्थिर हो जाएगी, जैसे 10वें साल से उस साल का अनुमानित कैश फ्लो इसमें डाला जाता है। और ये होता है हमारा डिस्काउंट रेट। जी, ये होता है स्थिर ग्रोथ रेट। ध्यान रखें, ये ग्रोथ रेट आपकी देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट, जैसे GDP ग्रोथ रेट, से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कंपनी हमेशा के लिए पूरी अर्थव्यवस्था से तेज नहीं बढ़ सकती। लेकिन ये मॉडल ज्यादातर कंपनियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि बहुत ही कम कंपनियां ऐसी होती हैं जो अनंत काल तक स्थिर गति से ग्रोथ कर सकें। इसलिए पहले 2 तरीके ज्यादा व्यावहारिक और आसान हैं। खास तौर पर दूसरा तरीका यानी पीई मल्टीपल वाला मॉडल, इसे अपनाना सबसे सरल रहता है। आप केवल कंपनी के इंडस्ट्री अनुसार पीई को देखें और उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास DCF फॉर्मूले के लिए सारे नंबर्स हैं। चलिए अब राहुल के घर के सपने का एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। यानी डिस्काउंट रेट राहुल और प्रिया की आय के जोखिम को देखते हुए मान लो ये 10% है। ECF यानी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, मान लो वे हर साल सारे खर्चे निकालने के बाद 5 लाख रुपए बचा पाते हैं। ग्रोथ रेट, उनकी कमाई हर साल 5% से बढ़ेगी। N यानी टर्मिनल लाइफ, वे अगले 20 सालों तक ये बचत कर पाएंगे। अब राहुल इन नंबर्स को एक एक्सेल शीट में डालता है। वो हर साल की अनुमानित बचत को लिखता है, उसे 10% से डिस्काउंट करता है और 20 साल तक जोड़ता है। जो टोटल नंबर आता है वही उसके सपने के घर की आज की असली कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू है। मान लीजिए ये नंबर 1.5 करोड़ आता है। अब क्या करें? अगर आज मार्केट में उसके जैसा घर 1.8 करोड़ में मिल रहा है, तो राहुल समझ जाएगा कि ये महंगा है, ओवरवैल्यूड। उसे इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से, जैसे मंदी या कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, वही घर 1.2 करोड़ में मिल रहा है, तो राहुल समझ जाएगा कि ये सही वैल्यू पर यानी अंडरवैल्यूड पर मिल रहा है और यही खरीदने का अवसर, अपॉर्चुनिटी है। ठीक इसी तरह आप किसी भी कंपनी के शेयर का दाम निकाल सकते हैं। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस धैर्य और सही डेटा चाहिए। साथियों, याद है हमारी ये पूरी यात्रा? हमने राहुल और प्रिया के सपनों के घर से शुरुआत की थी और वादा किया था कि हम किसी भी कंपनी की असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सीखेंगे। हमारा मकसद था ये पता लगाना कि आज कोई स्टॉक ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड, यानी क्या वो अपनी औकात से ज्यादा महंगा है या फिर एक छिपा हुआ खजाना है। इस पूरी DCF मॉडल की यात्रा में हमने हर एक पहलू को गहराई से समझा है। कैसे डिस्काउंट रेट और जोखिम को परखता है,
कैसे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ECF कंपनी की असली कमाई है, कैसे ग्रोथ रेट उसके भविष्य का आईना है, और कैसे टर्मिनल लाइफ N कंपनी के अनंत सफर का अनुमान देती है। हमने हर छोटे बड़े हिस्से को सीखा और अब आ गया है वो सबसे खास लम्हा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। मैंने आपसे वादा किया था कि इस सीरीज के अंत में हम इन सभी सीखों को एक एक्सेल शीट में डालकर देखेंगे ताकि आप चुटकियों में किसी भी कंपनी की असली कीमत निकाल सकें। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये सब एक साथ काम करता है और कैसे आप एक बार की मेहनत से बार बार ये जादू कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे द्वारा तैयार किए गए एक्सक्लूसिव एक्सेल मॉडल्स को कैसे इस्तेमाल करें। ये मॉडल्स पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड और इनपुट ड्रिवन है, यानी आपको बस कुछ नंबर डालने हैं और जादू अपने आप हो जाएगा। इस वीडियो में हम खास तौर पर PE मल्टीपल वाला मॉडल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यह अक्सर ज्यादातर रिटेल निवेशकों के लिए समझने और इस्तेमाल करने में आसान होता है। इसमें आपको बस कंपनी के इंडस्ट्री अनुसार PE मल्टीपल को देखना है और उसी के आधार पर वैल्यू निकालनी है। इस एक्सेल वर्कबुक में आपको 3 मुख्य शीट मिलेंगी। यहाँ पर आपको कंपनी से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां डालनी है, जैसे कंपनी का नाम, उसका वर्तमान शेयर प्राइस और कितने शेयर मार्केट में मौजूद हैं, शेयर्स आउटस्टैंडिंग, कंपनी का सालाना मुनाफा, नेट इनकम या पैट, कैपेक्स, पूंजीगत व्यय कितना हुआ, डिप्रिसिएशन कितना है, वर्किंग कैपिटल में क्या बदलाव आया, कंपनी ने कितना कर्ज चुकाया और कितना नया कर्ज लिया। ये सारे नंबर आपको कंपनी के Screener.in या याहू फाइनेंस जैसे पोर्टल्स पर आसानी से मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर ग्रोथ रेट, जो हमने पिछले एपिसोड में निकालना सीखा, भी डालनी है और साथ ही टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए आपको इंडस्ट्री का PE मल्टीपल, जो इस मॉडल में हम यूज करेंगे, डालना होगा। डिस्काउंट रेट निकालने के लिए हमने जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी या WACC सीखा था, उसके लिए आपको रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिटर्न और कंपनी का बीटा भी यहीं पर डालना होता है। और अब आता है सबसे रोमांचक पार्ट। जैसे ही आप इनपुट शीट में ये सारे नंबर भरते हैं, हमारा DCF मॉडल अपने आप पूरे वैल्यूएशन को कैलकुलेट कर देता है। आपको बस DCF कैलकुलेशन शीट में जाना है और वहां आपको मिलेगा अगले 5 सालों का प्रोजेक्टेड फ्री कैश फ्लो, वो भविष्य की कमाई जो कंपनी सच में आपके लिए कर सकती है। हर साल का डिस्काउंट फैक्टर जो बताता है कि भविष्य का वो पैसा आज कितना मूल्यवान है, और फिर हर साल का प्रेजेंट वैल्यू यानी उस फ्यूचर कैश फ्लो का आज के समय में क्या मूल्य है। इन 5 सालों के बाद आता है टर्मिनल वैल्यू का हिस्सा। अगर आप PE मल्टीपल मॉडल यूज कर रहे हैं तो हम आखिरी साल के कैश फ्लो को दिए गए पैसे सीधा गुणा करते हैं, जो हमें उस कंपनी की अनंत काल तक की कमाई का अनुमानित मूल्य देता है। अब जब सारे कैश फ्लो को डिस्काउंट कर लिया गया है, इन सभी वैल्यूज को डिस्काउंट करके जब हम जोड़ते हैं तो हमें मिलती है कंपनी की इक्विटी वैल्यू। फिर हम इसे टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग से भाग देते हैं और दोस्तों, हमें मिल जाती है वो जादुई संख्या इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, यानी उस शेयर की असली कीमत जो हमें मिलनी चाहिए। यही वो नंबर है जिसके लिए हमने ये पूरी जर्नी की है। नीचे आपको मौजूदा मार्केट प्राइस भी दिखेगा ताकि आप दोनों की तुलना कर सकें। अगर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है तो समझ लीजिए दोस्तों, ये शेयर अंडर वैल्यूड है। ये खरीदने लायक है क्योंकि मार्केट अभी उसकी सही कीमत नहीं पहचान रहा। अगर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि शेयर ओवर वैल्यूड है। ऐसे में थोड़ा संभल कर चलना चाहिए क्योंकि मार्केट उसे उसकी असली औकात से ज्यादा भाव दे रहा है। क्या आप जानते हैं इस एक्सेल मॉडल की सबसे खास बात क्या है? यह पूरी कैलकुलेशन शीट पूरी तरह से फंक्शनल और फॉर्मूला बेस्ड है। हर कैलकुलेशन सेल में स्पष्ट फॉर्मूला लगाया गया है और जैसे ही आप इनपुट्स शीट में कोई बदलाव करते हैं, पूरा वैल्यूएशन अपने आप अपडेट हो जाता है। यानी ये मॉडल आपको जस्ट वन टाइम सेटअप में बार बार अलग अलग कंपनियों का वैल्यूएशन करने की ताकत देता है। अब आपको किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने निवेश के फैसलों को डेटा ड्रिवन बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे एक रिस्पेक्टेड व्यूअर प्रोफेसर अमृता सक्सेना जी ने अनुरोध किया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन को DCF मॉडल के अनुसार एक एक्सेल शीट में तैयार करके दिया जाए। प्रोफेसर अमृता सक्सेना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि आप हमारी वैल्यू इन्वेस्टिंग सीरीज को फुल डेडिकेशन के साथ देख रहे हैं और सीख रहे हैं। आपके आदेशानुसार आपके लिए और हमारे सभी सीरियस व्यूअर्स के लिए यह एक्सेल शीट तैयार कर दी गई है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये DCF मॉडल का ग्रैंड फिनाले? अगर आप इस शक्तिशाली एक्सेल कैलकुलेशन शीट को पाना चाहते हैं तो बस एक छोटा सा काम कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये मॉडल कैसा लगा और अपना ईमेल एड्रेस लिखना न भूलें।
हम आपको ये एक्सेल कैलकुलेशन शीट सीधे आपके ईमेल पर भेज देंगे। यह सफर लंबा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नोट्स बनाते रहिए और इस ज्ञान का उपयोग अपनी समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए करते रहिए। उम्मीद है ये सीरीज और ये मॉडल आपके निवेश के सफर में एक नया अध्याय लिखेगा। अब आप सिर्फ प्राइस नहीं, बल्कि असली वैल्यू देखकर निवेश करेंगे। दोस्तों, हमारे परम आदरणीय दर्शक श्री रामू श्रीवास्तव जी ने निवेदन किया था कि हम एक स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज शुरू करें। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि आप सभी दर्शक कितनी उत्सुकता और जुनून के साथ सीखना चाहते हैं। रामू श्रीवास्तव जी, आपके आग्रह के अनुसार हम एक डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज तैयार कर रहे हैं, जो बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सुझाव या विचार हो तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए प्रेरणा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखें, बढ़ें और अपनी समृद्धि की ओर कदम बढ़ाएं। नमस्कार और जय हिंद।